वंदे मातरम वीवर्स। गीतांजलि ऑटोनॉमस कॉलेज भोपाल का बीकॉम फर्स्ट ईयर का ये पेपर है, पर्यावरण शिक्षा। इसके 50 क्वेश्चन आज हम हल करेंगे। तबीयत ठीक ना होने के कारण ये वीडियो अपलोड होने में देरी हो गई है। मेरी आवाज़ हो सकता है धीमी आए, इसलिए आप अपने मोबाइल का वॉल्यूम जो है तेज कर लीजिएगा। तो बिना कुछ देरी किए शुरू करते हैं आपके पर्यावरण एजुकेशन यानी पर्यावरण शिक्षा के 50 प्रश्न। वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। देखिए, आप लोगों से बार बार मैं बोलता हूँ कि आप अच्छी क्वालिटी में पीडीएफ प्रोवाइड कराइएगा। हो सकता है कई बार आपका क्वेश्चन पेपर भी इस तरीके का आता है कि फ़ोटो खींचने के बाद भी उसका जो स्क्रीन है या उसकी जो पिक्सल है वो स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहे हैं। कहने का तात्पर्य है, तो आप कोशिश करिएगा दिन के उजाले में फ़ोटो खींचकर जब आपका पेपर हो जाए, जब आप पेपर दे के आते हैं, तो आपके क्वेश्चन पेपर की फ़ोटो जो है मुझे सेंड कर दीजिएगा। और बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कराइए। तो पेपर होने के बाद आपका जब पेपर हो जाता है या कोई विद्यार्थी मुझे पीडीएफ भेजता है, तो ये मैं टेलीग्राम चैनल पर दे देता हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड करिए। व्यक्तिगत रूप से मैं किसी को भेजने में असमर्थ हूँ, बहुत सारे मैसेज आते हैं और समय भी इतना रहता नहीं है, इसलिए आप हो सके तो वहाँ से डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और बाकी मैंने सब वीडियो में आपको बता ही रखा है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ये मैंने लास्ट ईयर पिछले साल जो वीडियो बनाई थी उसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ था, बार बार भी आया है। 5 जून को अभी आने वाला है, 5 जून को हम पर्यावरण दिवस मनाते हैं। वन महोत्सव कब मनाया जाता है, तो वन महोत्सव जुलाई के महीने में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 3, इसलिए मैं इसको थोड़ा इनलार्ज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि और अगर मैं इसको ऐसे बड़ा कर दूंगा तो शायद और पिक्सल फटेंगे और अस्पष्ट दिखाई देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज एलिमेंट इज कंसिडर्ड टू बी द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ कमर्शियल एनर्जी कंजम्पशन इन द वर्ल्ड। ये कहा गया है कि वाणिज्यिक ऊर्जा खपत में विश्व का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। यानी अभी भी जो है पूरी दुनिया कोयले पर निर्भर है, सबसे ज़्यादा कोयला यूज़ किया जाता है उद्योगों में एनर्जी के रूप में, ईंधन के रूप में। विच ऑफ दीज आर आल्सो नोन एज डेट्रीवर्स, यानी डेट्रीवर्स के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये लिख ही दिया है। डेट्रीवर्स के नाम से हम जानते हैं डिकम्पोजर्स को। तो फोर्थ का ऑप्शन ए सही है। ये जो आप देख रहे हैं ना, हर्बीवर्स, कॉर्निवर्स, ये सब जो इकोलॉजी की जो टर्मिनोलॉजी है वो है। तो डिकम्पोजर्स को डेट्रीवर्स भी कहते हैं। 5वां प्रश्न, अगर आपको लगे कि मैं धीमा बोल रहा हूँ तो इसे आप प्लेबैक सिस्टम से सॉरी फास्ट कर लीजिएगा, तबीयत ठीक नहीं है आज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो ये आपको पता है, मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है। ये एक आसान सा प्रश्न था, इसका जवाब आपने कर दिया होगा। अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एज ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी नवकरणीय ऊर्जा का स्रोत बताना है। इनमें से कौन सा। यूरेनियम खत्म हो जाएगा, जो धरती से उत्पन्न हो रहे हैं ना वो सब खत्म होने वाले हैं। और जैसे जल हुआ, सूर्य का प्रकाश हुआ, वायु हुई, ये ऐसा माना जाता है, इनको कहा जाता है नवकरणीय, है ना, रिन्यूएबल, जिसको बार बार यूज कर सकते हैं आप। अगला प्रश्न, 7वां प्रश्न, सी एफ सी इज यूज एज, यानी जो सी एफ सी है, कार्बन फ्लोरोकार्बन, तो ये जो है इसका उपयोग सभी में किया जाता है। इंसुलेटर में भी किया जाता है, एरोसोल में भी, और रेफ्रिजरेटर में तो करते ही हैं। ठीक है, तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा, इसका विकल्प हो जाएगा डी, ऑल द अबव। अगला प्रश्न है,
फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया इज, जो 8वां प्रश्न है आपका, मैंने जो सैंपल वीडियो बनाया था उसमें भी आपको बताया था, बाद की वीडियो में भी क्वेश्चन बार बार आया था। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। अब इसका नाम बदल गया है, इसका नाम क्या रखा गया है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ढूंढकर। विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी स्टोर इन द अर्थ, यानी निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा पृथ्वी में संग्रहित है। तो पृथ्वी में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वो होती है भूतापी। इसमें भतापीय लिखा है ना, ये गलत है, हिंदी में ये होना चाहिए भूतापी ऊर्जा यानी जियोथर्मल। ये तो हिंदी इंग्लिश वाले विद्यार्थी वैसे ही जानते थे। जियो जियो का संबंध यानी होता है भू यानी पृथ्वी, है ना, जियोथर्मल भूतापी ऊर्जा। 9th का आखिरी यानी डी विकल्प सही है। 10वां प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन किसकी शाखा है। तो 10वें का जो सही आंसर है वो है स्टडी ऑफ ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन नेचुरल वर्ल्ड, है ना, मनुष्य का प्राकृतिक दुनिया पर क्या प्रभाव है, यही पर्यावरण अध्ययन की जो शाखा है। अगला प्रश्न है 11वां, निम्नलिखित में कौन सी गतिविधि जल स्तर को कम कर सकती है, यानी इनमें से आपको बताना है विच वन ऑफ द एक्टिविटी कैन लोअर वाटर टेबल। तो 11वीं का सी विकल्प सही है, ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर, यानी जब भूजल स्तर का आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है। 12वां प्रश्न है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स लीड टू, क्या लिखा हुआ है, यूरोपिकेशन, स्पष्ट नहीं दिख रहा है। यूट्रोफिकेशन एक प्रक्रिया होती है शुद्धिकरण की। तो 12 का विकल्प क्या, उर्वरकों का अल्पाधिक लिखा है ना, यहाँ अल्पाधिक नहीं होगा अत्यधिक होना चाहिए, एक्सेसिव। इंक्रीज ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन दोनों ही हैं। 12वीं का सी विकल्प सही है, ए और बी दोनों आएगा बोथ। 13वां प्रश्न, ग्राउंड वाटर पोल्यूशन इज मेनली ड्यू टू, जो भूजल का प्रदूषण है वह निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। तो वो होता है रासायनिक पदार्थों के कारण, ठीक है, सभी आ जाता है उसमें। 14वां प्रश्न, ऑर्डर ऑफ 3R प्रिंसिपल इज, यानी जो 3RR मैंने आपको सैंपल वीडियो में बताए थे उसका क्रम पूछा गया है। तो उसका क्रम है, सबसे पहले क्या करें हम, कोशिश करें जो भी ऐसी सामग्री है जिससे पर्यावरण को नुकसान हो उसको रिड्यूस करने की कोशिश करें। फिर रिड्यूस के बाद अगर रिड्यूस नहीं कर पा रहे हैं तो रीयूज़ करें और रिसाइकिल करें। जैसे कि आपको पता है रिड्यूस में आप बोतल बंद पानी या सिंगल जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक होती है उसका उपयोग कम करें। अगर कम नहीं कर पा रहे हैं तो एक थैली आपको बाज़ार से मिली है तो उसको रखें, बार बार जब भी आप अपनी जेब में रखें या कहीं भी रख के ले जाएं पर्स में तो उसी में लें फिर सामान। तो इससे क्या, इसको रीयूज़ कहते हैं। और हो सके तो जो कबाड़ है, इलेक्ट्रॉनिक कबाड़ या जिसका भी हम उपयोग करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सामानों का, उन्हें पुनर् यानी ठीक करा कर फिर से उपयोग करें, इसको कहते हैं रिसाइकल, या उसका दूसरा उपयोग कर सकते हैं। तो RR में रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल एक इस क्रम से होगी। अगला 15 प्रश्न, द टर्म बायोस्फीयर रेफर्स टू, यानी जो जीवमंडल शब्द है वो किसके लिए है या इसका क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ है एटमॉस्फियर एंड लिथोस्फियर, यानी वायुमंडल एवं स्थलमंडल। और यहाँ चट्टाने इसमें है नहीं तो ये इसका अर्थ ही है वायुमंडल और स्थलमंडल। सॉरी। अगला प्रश्न है द बाउंड्री बिटवीन ट्रोपोस्फियर एंड स्ट्रेटोस्फियर इज नोन एज, यानी क्षोभ मंडल एवं समताप मंडल के बीच की जो सीमा है वो क्या कहलाती है। तो वो कहलाती है ट्रोपोपॉज। ओके, ए विकल्प सही है। 17, ओजोन होल इज, यानी ओजोन जो छिद्र है वो क्या है। तो ओजोन छिद्र है स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन परत का क्षरण। आपको पता है ओजोन कहाँ होती है, ओजोन जो है मुख्यतः स्ट्रेटोस्फियर यानी मध्य मंडल में अवस्थित है, स्थित है।
उसका कुछ हिस्सा क्षोभ मंडल में भी आता है। तो जो ओजोन होल छिद्र का जो परिभाषा है वो होता है स्ट्रोटोस्फियर में जो ओजोन है उसका क्षरण, उस परत का क्षरण। अगला 18वां प्रश्न, डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ इज नोन एज, यानी जमीन से जो 5 किलोमीटर की दूरी का स्थान है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है क्षोभ मंडल। ये वायुमंडल की सबसे पहली परत है पृथ्वी के क्रम में, यानी पृथ्वी से लेकर जाएंगे, वो सबसे बड़ा बाह्यमंडल होता है। 19वां प्रश्न, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट कॉज पॉल्यूशन, निम्नलिखित में से प्रदूषण पैदा कौन नहीं करता है? तो 19 का सही विकल्प क्या है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट। देखिए ताप में तो जो जब ताप विद्युत केंद्र वो होते हैं जहाँ पर कोयला दहन होता है, जब कोयला जलता है तो उससे कार्बन रिलीज होता है। ठीक है, आपने सुना होगा या देखा होगा जहाँ भी थर्मल पावर प्लांट है, जैसे खंडवा के आसपास संत सिंगा जी में है, और भी जगह है, गाड़ावाड़ा में एनटीपीसी का प्लांट है, तो इनसे ऐश निकलती है, धुआं निकलता है। परमाणु रिएक्टर से रेडियो एक्टिव निकलता है, रेडिएशन निकलता है, इसलिए न्यूक्लियर। और ऑटोमोबाइल से धुआं निकलता ही है, आपकी बाइक और कार आदि से। तो जो जल विद्युत होता है तो उसमें तो पानी में कोई प्रदूषण नहीं होता बिजली पैदा करने में, रफ्तार से बांध बनाकर पानी को रफ्तार से टरबाइन पे गिराया जाता है, तो पानी गिरने से और टरबाइन चलती है, उससे कोई भी प्रदूषण नहीं होता है, इसलिए इसको नवीनीकरण भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो है पानी का स्रोत जो है खत्म नहीं होगा। अगला अगला प्रश्न है 20वां, द इक्विपमेंट यूज टू मेजर एटमॉस्फेयर ह्यूमिडिटी, यानी वायुमंडलीय आर्द्रता को, नमी को मापने वाला उपकरण कौन सा है? 20 का सही विकल्प है सी, हाइड्रोमीटर। याद रखिएगा, ये सारे मीटर याद कर लेना, ऐसे भी अगला क्वेश्चन आ सकता है आपकी जो विद्यार्थी देख रहे हैं। क्या है? ड्यूरेनल पीरियोडिकली आर फाउंड, दैनिक आवर्तता पाई जाती है, आवर्तता होना चाहिए, ये जो रा का जो मात्रा है वो इधर होना चाहिए, आवर्तता, दैनिक आवर्तता जो पाई जाती है वो पाई जाती है इन सभी में। ठीक है, यहाँ पर ऑल द अबव। 22वां प्रश्न, अब तबीयत ठीक नहीं होने के कारण आवाज़ थोड़ी धीमी आएगी, आप या तो ब्लूटूथ डिवाइस में सुने ये वीडियो, या फिर वॉल्यूम थोड़ा तेज करके सुने, मेरी वॉल्यूम जो है बैठी हुई है अभी। 22वां प्रश्न देखते हैं, यूलिट्रोलल जोन इज आल्सो नोन एज, यानी क्या लिखा है? सुबेलांचली क्षेत्र जाना जाता है, ये जाना जाता है आपका अंतर्ज्वारी क्षेत्र, इन क्या है? इंटरटाइडियल जोन है ना, अंतर्ज्वारी क्षेत्र है ना, हाई टाइड होता है ना, ज्वार भाटा, उससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है। 23वां प्रश्न है, मैन एडॉप्टेशन ऑफ डिजर्ट इज, मरुस्थल का मुख्य अनुकूलन होता है, किसमें होता है? तो 23 का प्रश्न क्या आएगा? मैंने आपको बता रखा है कि जहाँ तक अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है और सभी दिया है तो 99% में सभी आता है, तो 23 का विकल्प भी डी है, ऑल द अबव। 24वां प्रश्न, सुनिसार मानसर लेक इज, सूरीसर मानसर लेक इज सिचुएटेड, यानी सूरीसर जो मानसर झील है वो कहाँ स्थित है? तो वो जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है, याद रखिएगा। 24 का विकल्प आपका डी सही है। 25वां, वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेटेड ऑन, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 का बी विकल्प सही है, 2 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, पूछा गया सर्वाधिक रामसर स्थल भारत के किस प्रदेश में है? तो 26 का सही विकल्प है ये है तमिलनाडु में, ये विकल्प सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रामसर साइट इन इंडिया, भारत में निम्न में से कौन सी सर्वाधिक बड़ी रामसर स्थल है? बड़ी नहीं होना चाहिए, बड़ा रामसर स्थल है, ये हिंदी में थोड़ा सा ट्रांसलेशन करने में त्रुटि आई है,
ये चिल्का झील है ना, बड़ी की बात होगी चिल तो यहाँ स्त्रीलिंग है, यही स्त्रीलिंग है यहाँ पर, चिल्का झील। ये ऑप्शन सही है। 28वां प्रश्न, हाउ मेनी हेक्टेयर्स एरिया आर एमपी इज कवर्डेड बाय मॉइस्चर डिलीशियस फॉरेस्ट। देखिए इस प्रश्न का क्या है कि सही उत्तर नहीं मिल पाया है, क्योंकि ये जो है अलग अलग रिपोर्ट में अलग अलग दिया हुआ है, इसलिए जो आपका जो महाविद्यालय है गीतांजलि कॉलेज या जो जो भी एग्ज़ाम ले रहा है कंट्रोलर, वो जो इसका सही मानेंगे, क्योंकि पेपर सेटर करने से किस रिपोर्ट से इसको उठाया है, जो पेपर सेट करते हैं उन्होंने किसका रेफरेंस लिया है, वो उसके आधार पर इसको सही मानेंगे, इसलिए इसको छोड़ रहा हूँ मैं। 29वां प्रश्न है, विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट फाउंड इन पचमढ़ी। पचमढ़ी में जो वन है वो किस प्रकार के हैं, तो वही है नम्र पर्णपाती वन। अगला एनर्जी फ्लो इज ऑलवेज, यानी जो ऊर्जा का पिरामिड होता है वो हमेशा कैसा होता है, वो अपराइट और इन्वर्टेड, हमेशा सीधा और उल्टा एनर्जी। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप शुड बी ग्रोन इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट सॉइल फर्टिलिटी, यानी मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है, जानी चाहिए, ऐसा पूछा गया है। तो अगर मिट्टी की उर्वरता को आपको बनाए रखना है तो इसमें फलीदार पौधे में क्या आता है, अरहर आता है, फलीदार में मटर आता है ना। इनसे क्या होता है, इससे मिट्टी की जो उर्वरकता है वो बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल बर्ड, मुझे लग रहा है ये वीडियो लंबा हो जाएगा क्योंकि धीमे धीमे बोल पा रहा हूँ मैं। नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया इस, भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है, ये तो आप सभी जानते हैं, बचपन से जानते हैं ना, पीकॉक। 32 का सी विकल्प सही है। तो आप थोड़ा प्लेबैक में जाके इसको फास्ट मोड में देख लीजिएगा ये वाला वीडियो। फॉलोइंग इज कॉज्ड बाय ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी, निम्नलिखित में से मनुष्य की जो इम्यून सिस्टम है, यानी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उस सिस्टम को कमज़ोर होने से, मतलब अगर इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है तो उससे क्या होता है, इनमें से सॉरी 33 का विकल्प डी सही है। एड्स में जो है इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है मानव का। फ्रॉम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वी गेट मेनली, फल एवं सब्जियों से हमें मुख्यतः क्या मिलता है, 34 का सी विकल्प सही है, विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं हमें। 35वां प्रश्न, अबायोटिक कंपाउंड्स ऑफ एनवायरनमेंट, पर्यावरण के अजैविक घटक पूछे। मैंने लास्ट जो प्रीवियस ईयर 2022 के वीडियो बनाए थे उनमें आप देखेंगे मैंने अच्छे से समझाया कि जैविक में कौन सा आएगा, अजैविक में कौन, बायोटिक कौन से हैं और अबायोटिक कौन से हैं। तो 35 का जो सही विकल्प है वो सी है, लाइट, यानी वनस्पति और प्राणी उसमें आ जाते हैं जैविक में, और अजैविक में आपका प्रकाश आ जाएगा और चीज आ जाएंगी। 36वां प्रश्न है, बंद कमरे में कोयले को जलाने से कौन सी गैस बनती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। 36 का सही विकल्प होना चाहिए कौन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाती बंद कमरे में। आपने सुना होगा ना, लास्ट ईयर एक न्यूज़ आई थी ठंड में, जहाँ जिन प्रदेशों में जिन जगहों पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो वहाँ पर क्या है, कई जगह हीटर नहीं होता है, बिजली नहीं होती, मान लो सुदूर क्षेत्र में, तो वो लोग कोयले को क्या करते हैं, सिगड़ी में कोयला जलाते हैं। तो बंद कमरे में क्या होता है, वो जो धुआं होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड बना देता है और इतनी खतरनाक होती है, इससे मृत्यु भी हो जाती है, कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है 37, स्मॉलेस्ट मेन नेशनल पार्क, स्मॉलेस्ट मेन नेशनल पार्क इन छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा पर मुख्य राष्ट्रीय उद्यान आपको इसमें बताना है, तो ये है कांकेर। पॉल्यूशन डेंसिटी इन इंडिया इज, भारत में जनसंख्या जो घनत्व है, ये प्रश्न है लेटेस्ट जनगणना के अनुसार जो है 382 है, तो इसमें 382 कहीं भी नहीं दिया हुआ है। भारत में सब भारत का जनसंख्या घनत्व पूछा जा रहा है,
तो इसका कोई भी विकल्प दिए गए विकल्पों में सही नहीं है। सही है 382, 382। 39वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ इज रिच इन विच नेचुरल रिसोर्स। सर्वाधिक प्राकृतिक संसाधन छत्तीसगढ़ में कौन सा है, इनमें से ये बताना है। तो सबसे ज़्यादा मिनरल्स हैं यहाँ, ये सही है, डी विकल्प सही है। 40वां प्रश्न है, स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इन इंडिया एरिया, ये क्या लिखा है। इसकी अंग्रेजी जो है प्रश्न की सही नहीं है। क्षेत्र की दृष्टि से सर्वाधिक छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है। तो जो 40वां प्रश्न है, 40वें प्रश्न के हिसाब से ये डिबू मार्गड खोबा, सही खोबा लिखा है यहाँ पर। इन विच स्टेट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल, यानी किस राज्य में वन जीव संरक्षण अधिनियम लागू नहीं है। 41 का ए विकल्प सही है, जम्मू कश्मीर के लिए लागू नहीं है अभी। देखिए मोटे मोटे मैं आपको 3-4 बता देता हूँ। सबसे पहले इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है, भारत वन अधिनियम 1927, फिर आता है वन्य जीव यानी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जिसकी बात कर रहे हैं 1972 यानी 72 का है। फिर आता है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, वो होता है 1986 यानी 1986 में, पर्यावरण संरक्षण। फिर होता है एक वन संरक्षण है ना, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, तो वो 1980 में है। फिर आता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, और उसके बाद आता है वन अधिनियम कानून यानी फॉरेस्ट एक्ट 2006। अगला प्रश्न देखते हैं, नॉइस पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट गिवन बाय गवर्नमेंट इंडिया, भारत सरकार द्वारा ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण नियम किस वर्ष में जारी किया गया। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण पूछा गया है, तो ये सही है इनका। हमें जिन विद्यार्थियों ने पीडीएफ भेजी है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप भी अगर पीडीएफ मुझे भेज रहे हैं सॉल्यूशन करने के लिए, आपका जब पेपर हो जाता है आप वो मुझे पेपर देते हैं, मैं उसको सॉल्व कर देता हूँ। तो उससे क्या है, जो आगे आने वाले एग्ज़ाम होते हैं उनमें क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, तो उससे आपको फ़ायदा हो जाता है। और भी आप पुराने वीडियो भी देखिए, वो भी बहुत काम के हैं। बीए, बीएससी, बीसीए, बीबीए, रेगुलर, प्राइवेट, फर्स्ट ईयर के जितने भी विद्यार्थी हैं, और अब तो ओपन यूनिवर्सिटी ने भी यही लागू कर दिया है, तो सबके लिए ये कॉमन है, याद रखिएगा। तो अगला प्रश्न है 43 प्रश्न, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कंटेंट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में क्या शामिल है, यानी कितने अध्याय हैं ऐसा पूछा गया है, ऑप्शन के हिसाब से लग रहा है। तो 43 का डी आंसर सही है, इसमें 8 अध्याय हैं, 8 चैप्टर हैं। द एयर एक्ट कंटेन्स, वायु अधिनियम में कितने हैं ये पूछ लिया है, तो ये हैं 54। 45 क्योटो प्रोटोकॉल, देखिए कुछ प्रश्न तो ऐसे पूछना पड़ते हैं ना, जो विषय विशेषज्ञ बनाता है, थोड़ा सा 10 प्रश्न 5-10 प्रश्न थोड़े टफ होते ही हैं। पर यह है कि अगर आप सारे वीडियो देख लेते हैं जो चैनल पर डले हुए हैं यूट्यूब पे, और थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं, तो आपको आराम से 30-35 नंबर 50 में से आराम से आ जाना चाहिए। पर्यावरण ही चारों में, हिंदी, इंग्लिश, पर्यावरण, योग एवं ध्यान में आपका पर्यावरण वाला थोड़ा टफ रहता है पेपर, उसके बाद योग, उसके बाद अंग्रेजी, और हिंदी का आसान रहता है क्योंकि हम हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं। क्वेश्चन नंबर 45, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो 45 का बी आंसर सही है, ग्रीन हाउस पर ये प्रोटोकॉल हुआ था। विच वन ऑफ द कॉज हार्मफुल इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, यानी मानव स्वास्थ्य को कौन हानि पहुंचाता है, जैविक खेती, कीटनाशक का प्रयोग, सौर वाहन, वनों की रक्षा। तो सीधी सी बात है, पेस्टिसाइड यूज़ करते हो, ये हमें नुकसान पहुंचाता है। 47 रुपये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सेंसिटिव, निम्नलिखित में से कौन से सबसे संवेदनशील है। देखिए जब मैं तेज बोलता हूँ तो फिर खांसी आने लगती है, सॉरी। 47 का सी आंसर सही है, स्तनधारी सबसे संवेदनशील होते हैं मेमल। हाउ डू पॉल्यूटेंट रीच ह्यूमन, प्रदूषक जो है मनुष्य तक कैसे पहुंचते हैं, तो 48 का जो विकल्प है वो एकदम सही है, बाह्यकारकों के द्वारा। WWF इज सिचुएटेड इन, देखिए अगर सवाल है थोड़ा सा अलग है, ये पूछा है कि WWF कहाँ स्थित है, तो इसके क्षेत्रीय कार्यालय
सभी ऑप्शन में है, नीदरलैंड में है, यूएसए में, स्विट्जरलैंड में है। तो इस हिसाब से ऑल द अबव आना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता कि WWF का मुख्यालय कहाँ है, तो वो स्विट्जरलैंड में, याद रखिएगा। क्योंकि क्वेश्चन अधूरा जैसा लग रहा है, इसलिए इसका आंसर भी जो आपका यूनिवर्सिटी है वो जो सही माने, जो पेपर सेटर ने दिया होगा। 50वां प्रश्न, फोटोकेमिकल्स ऑलवेज कंटेंट। जो फोटोकेमिकल्स होते हैं उसमें हमेशा क्या होता है, ओजोन होता है। ओजोन के साथ उसमें नाइट्रेट एसिड होता है और ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है, तो इसका बी विकल्प सही है ओजोन का। तो यहाँ पर 50 प्रश्न होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।